हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि इस टाइम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म फिलअप चल रहा है, 22 सितंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है जो कि 21 अक्टूबर तक चलने वाला है। यानी आप सभी के पास एक महीने का समय है। तो साथ ही यदि आप 12वीं पास है और आपकी एज 20 से लेकर लगभग 28 के बीच में है तो ये फॉर्म भर सकते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में केवल एक ही एग्ज़ाम होता है, उसके बाद साथ ही फिजिकल होता है। फिजिकल आपको केवल क्वालिफाइंग करना होता है, उसके बाद साथ ही इसका मेडिकल हो जाएगा, लास्ट में डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो साथ ही इस तरह से आपका सिलेक्शन पैटर्न होता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। यदि साथ ही आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो समझिए आप एक सीट ले लेते हैं, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आने वाली है। तो साथ ही इसी फॉर्म फिलअप में हम आपको क्या करें कि लगभग 3 साल का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का सवाल करा रहे हैं। तो आज यह पार्ट नंबर 2 होगा। पहला पार्ट हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, इसका अलग से एक प्लेलिस्ट बनेगा जो कि डेली का डेली वह प्लेलिस्ट अपडेट भी होता रहेगा। याद रखिएगा साथ ही इसमें सबसे अधिक 50 क्वेश्चन जीके जीएस का आएगा। 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का जीके जीएस का रहेगा। और साथ ही 25 क्वेश्चन रीजनिंग, ये भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर का रहेगा। और 15 क्वेश्चन मैथ का रहेंगे, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, 10 क्वेश्चन साथ ही कंप्यूटर के। टोटल आप सभी से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 नंबर का। ओके साथी, और 0.25 का नेगेटिव मार्किंग, यानी 1/4, 4 गलत करेंगे तभी साथी 1 नंबर आपका काटा जाएगा। ये प्रोसेस रहता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। और साथ ही समय की बात करेंगे तो 90 मिनट का समय मिलने वाला है, यानी 1.5 घंटे में आपको यह 100 क्वेश्चन हल करने होंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपको तैयार करना है। पहले तो साथ ही हम लगभग 3 साल के प्रीवियस ईयर के सवाल देखेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे। और यदि साथ ही आप भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की टारगेट बना रहे हैं तो पहले तो साथ ही 2 क्लास डेली करिएगा। एक सुबह देखिए 11:30 AM पे और एक शाम 7 बजे। हम आपको ये 2 क्लास में लगभग 100 शिफ्टों का पूरा पेपर हल कराएंगे काफ़ी अच्छी तरीके से। एक एक क्वेश्चन को हम आपको समझाएंगे। पहले तो साथ ही जैसे कि हम लोग प्रीवियस ईयर के सवाल देखेंगे ना, तो जल्दी नहीं देखेंगे क्योंकि एनालिसिस करेंगे। इसी फॉर्म फिलअप में हमें लगभग 100 शिफ्टों का पूरा पेपर तैयार करना है, तो इसलिए साथ ही आप साथ जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त, आज के इस पेपर को हल करते हैं। तो आज की इस क्लास में 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, टारगेट भी आपको मिलेगा। और आज के इस क्लास में आपका टारगेट 35 क्वेश्चन रहेंगे। हर शिफ्ट में ऐसे सवाल आए थे, तो साथ ही देखिए, एनालिसिस करिए और अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाइए। चलिए भाई, तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो टारगेट अपना बताइएगा कि आज का टारगेट में आपका कितना स्कोर रहा, ठीक है। तो पहला प्रश्न हल करिए। भारत के वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताइए, भारत के वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो साथ ही अनुच्छेद 280 में दिया गया है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। मणिपुरी नृत्य में लास और तांडव तत्वों के अनुरूप 2 मुख्य भाग कौन से हैं? बताइए, मणिपुरी नृत्य में लास और तांडव तत्वों के अनुरूप 2 मुख्य भाग कौन से हैं? एक जागोई है और एक चोलोम है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। भारत के पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितने मीटर की है? बताइए, भारत के जो पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई है वो कितने मीटर की है? तो याद रखिएगा 600 मीटर की है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 को, निम्नलिखित में से किस खेल में ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है? बताइए साथी, किस खेल में ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा बास्केटबॉल में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। श्यामा मणि देवी को किस संगीत में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए, श्यामा मणि देवी को किस संगीत में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा उड़ीसी संगीत के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। कथा सरित सागर एक साहित्यिक कृति मूल रूप से निम्नलिखित में किस भाषा में रची गई थी? बताइए, कथा सरित सागर एक साहित्यिक कृति मूल रूप से किस भाषा में रची गई थी? तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा में रची गई थी। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त
अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। जिन शैलेंद्र राजाओं का भारतीय शासकों के साथ नजदीकी संपर्क था वे निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे? बताइए साथी, जिन शैलेंद्र राजाओं का भारतीय शासकों के साथ नजदीकी संपर्क था वे किस धर्म के अनुयायी थे? तो याद रखिए साथी, बौद्ध धर्म के। बी ऑप्शन बौद्ध धर्म बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 8 को। सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्नलिखित में से कौन सा दूत भेजा गया था? बताइए, सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा दूत भेजा गया था? तो याद रखिएगा मेगास्थनीज को भेजा गया था। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो देख सकते हैं साथी, ऐसे ऐसे सवाल आप सभी से पूछा गया था। इस बार भी साथी कुछ सवाल तो आपको ऐसा ही मिलने वाला है, कुछ नया पैटर्न मिलेगा और कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल। बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? पॉलिटी आपको बहुत मजबूत बनानी है क्योंकि पॉलिटी के सबसे अधिक सवाल पूछा जाएगा। तो अनुच्छेद 51A में भाई मौलिक कर्तव्य से संबंधित डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं के 4 प्राथमिक स्पष्ट लक्ष्यों में से एक नहीं है? बताइए साथी, जैसे पंचवर्षीय योजना था, इनमें 4 प्राथमिक स्पष्ट दिए गए हैं, उनमें से एक नहीं है, तो वो एक टारगेट बताइए कौन नहीं है? जैसे देखिए, समता है, विकास है, आत्मनिर्भर, लेकिन शिक्षा नहीं था भाई। ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा आपका? शिक्षा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यदि साथी आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा क्योंकि इसमें लगभग 10,000 से लेकर 15,000 भाइयों को ऐड करना है, क्योंकि साथी इसकी तैयारी हम लोग साथ में करने वाले हैं। जो भी डाउट होगा साथ में शेयर करने वाले, तो साथी आप जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा और अपने दोस्तों में सेशन को भी शेयर करिएगा। देखिए, भारत में स्वयं सहायता समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? बताइए, भारत में स्वयं सहायता समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा 1992 में। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। बैगा समुदाय के आदिवासी नर्तक किसको 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला? बताइए, बैगा समुदाय के आदिवासी नर्तक किसको 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो साथी याद रखिएगा अर्जुन सिंह ध्रुवे को। ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर काराकोरम रेंज में स्थित है? बताइए साथी, कौन सा पर्वत शिखर काराकोरम रेंज में स्थित है? तो साथी याद रखिए K2। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 14 को। प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका को निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? भाई एक ही शिफ्ट में जानते हैं, नृत्य से त्योहार से लगभग भाई 8 से 10 सवाल पूछा गया था। मतलब कि दिल्ली पुलिस के लिए स्टैटिक जीके मेन है भाई, स्टैटिक जीके भाई मेन होने वाला है दिल्ली पुलिस के लिए। लेकिन यदि एडिक्यूटी पैटर्न कराती है तो स्टैटिक जीके थोड़ा सा कम हो जाएगा, हिस्ट्री अधिक हो जाएगा, इकोनॉमिक्स अधिक हो जाएगा। ओके, तो प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा 2019 में। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा निर्मित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? बताइए, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। अनाज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बताइए साथी, अनाज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो याद रखिएगा ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है अनाज में। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के प्रवर्तक थे और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पूना में लड़कियों का एक स्कूल भी खोला था? बताइए साथी, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के प्रवर्तक कौन थे? उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पूना में लड़कियों का एक स्कूल भी खोला था, वो कौन थे?
तो आपको मालूम होगा ज्योतिराव गोविंद राव फूले इनका पूरा नाम। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 18 को। द गाइड पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बताइए साथी, द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा R.K. नारायण है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितनी धनराशि जमा करने की आवश्यकता है? बताइए, सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितनी धनराशि जमा करने की आवश्यकता होती है? तो साथी 250 रुपये, यानी डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 20 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 75(3) के तहत। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उड़ीसा संस्कृत का हिस्सा नहीं है? बताइए साथी, दलखाई है, गोटीपुआ है, पाइका, लेकिन कथकली जो साथी केरल का है ये नहीं है मेरे दोस्त। ओके, उड़िया संस्कृत का हिस्सा नहीं है, ये केरल का है। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो सर जी बिहार की है। सबसे अधिक केरल का है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को। दशहरा हिंदू पंचांग के किस मास में मनाया जाता है? बताइए, दशहरा हिंदू पंचांग के किस मास में मनाया जाता है? तो दोस्त याद रखिएगा अश्विन मास में मनाया जाता है दशहरा हिंदू पंचांग के। ओके, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फसल उत्सव ओणम मुख्य रूप से मनाया जाता है? बताइए साथी, भारत के किस राज्य में फसल उत्सव ओणम मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्त केरल राज्य में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को। ए लाइफ अपार्ट किसकी आत्मकथा है? अ लाइफ अपार्ट या किसकी आत्मकथा है? तो दोस्त याद रखिए प्रभा खेतान की है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 26 को। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय किस वर्ष किया गया था? बताइए, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय किस वर्ष किया गया था? तो साथी याद रखिए 1856 में। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा और डेली का डेली क्लास 11:30 AM पे और शाम को 7 PM पे जरूर लीजिएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? बताइए, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 को। हैलोजन के बाह्यतम कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की पहचान कीजिए। यानी हैलोजन जो होते हैं इनके बाह्यतम यानी सबसे बाहरी कोष में यानी N में यानी KLMN में साथी टोटल कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? तो आप सभी को मालूम होगा हैलोजन की बात कर रहा है। तो याद रखिए टोटल 7 होते हैं भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 को। क्रिकेट के खेल में मैदान से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? बताइए साथी, क्रिकेट के खेल में मैदान से स्टंप की ऊंचाई कितने इंच की होती है? भाई आप क्रिकेट खेलते हो, कभी स्टंप की ऊंचाई नापा है? कितना इंच का होता होगा भाई? 28 इंच की होती है। ओके, ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? तो ऐसा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 141 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रम बल भागीदारी दर कितने प्रतिशत का है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रम बल भागीदारी दर कितने प्रतिशत का है? तो याद रखिए दोस्त 25.51% का है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 32, ऋग्वैदिक संहिता में कितने मंडल होते हैं? ऋग्वैदिक संहिता में टोटल कितने मंडल है? तो दोस्त याद रखिए 10 मंडल होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 33 को, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए दोस्त, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो साथ ही याद रखिए अनुच्छेद 51A में किया गया है। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 34 को, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को आमतौर पर भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है? बताइए साथी, भारतीय संविधान के किस भाग को आमतौर पर भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो सर जी भाग 3 को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए साथी। क्वेश्चन नंबर 35 को, निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के चार्टर का विचार अपनाया गया है? भाई आप केवल जीके जीएस पढ़कर ही दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि देखिए जो 25 रीजनिंग का सवाल आएगा तो रीजनिंग तो सब कोई कर ले जाता है। मैथ भी साथी वही आपका है, प्रॉफिट, परसेंटेज, लाभ हानि, एलसीएम, एचसीएफ, वही सब सवाल आने वाले हैं मेरे दोस्त। ओके, कंप्यूटर बस पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़िएगा, जीके जीएस दबा के पढ़िएगा भाई, सिलेक्शन आराम से ले जाएंगे। ओके, तो किस संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के चार्टरों का विचार अपनाया गया है? तो सर जी फ्रांसीसी संविधान से। ओके दोस्त, ये याद रखिए भाई किससे अपनाया गया है? भाई यहाँ पे मौलिक अधिकारों के चार्टर का विचार ये तो भाई संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 36 को, 1905 में थॉमस चेम्बरलेन के साथ किसने यह निष्कर्ष निकाला था कि सौर मंडल के ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य और एक दूसरे तारे के बीच टकराव से हुई है? बताइए साथी, 1905 में थॉमस चेम्बरलेन के साथ किसने यह निष्कर्ष निकाल दिया था कि सौर मंडल के ग्रह जो इनकी उत्पत्ति सूर्य और एक दूसरे तारे के बीच टकराव से हुई है? तो चेम्बरलेन के साथ फॉरेस्ट मॉलटन थे भाई। कौन थे? फॉरेस्ट मॉलटन थे। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 37 को, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भजन सोपोरी एक कौन वादक है? बताइए। तो साथ ही याद रखिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भजन सोपोरी एक संतूर वादक है। डी ऑप्शन यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 38 को, निम्नलिखित में किसने दरबार में सिजदा और पैबोस की रस्म शुरू की? बताइए, किसने दरबार में सिजदा और पैबोस की रस्म शुरू की थी? तो याद रखिए गयासुद्दीन बलबन ने। ऑप्शन सी दोस्त यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 को, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सदन में अभिभाषण करने और संदेश भेजने के राज्यपाल के अधिकार के बारे में उल्लेख है? तो देख सकते हैं साथ ही पॉलिटी कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सदन में अभिभाषण करने और संदेश भेजने के राज्यपाल के अधिकार के बारे में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 175 में है मेरे दोस्त। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को, निम्नलिखित पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं में से कौन कथक के कालका बिंदादिन घराने से संबंधित है? बताइए साथी, पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं में से कौन कथक के कालका बिंदादिन घराने से संबंधित है? कथक के भाई कलाकार फेमस कौन है? बिरजू महाराज हैं। याद रखिए साथी, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 को, 16 अगस्त 1904 को साप्ताहिक पत्रिका इत्तेहाद में प्रकाशित देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? बताइए साथी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह किसने लिखा था? बताइए। तो सर जी मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। यानी इस सवाल का ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 42, हाइड्रोजन अणु के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो के, एल,
Mn वो भी साथी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, एक नंबर हाइड्रोजन, यानी साथी एक ही होगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 43। अंबुबाची मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्त याद रखिए असम में अंबुबाची मेला मनाया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 44 को। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित नहीं है? बताइए साथी इनमें से कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित नहीं है? देखनी गोवा से संबंधित है, दशावतार गोवा से है बिल्कुल, धनगर गोवा से, घूमरा जैसे साथी एक घूमर होता है, एक भाई घूमर होता है, घूमर तो राजस्थान से होता है ना दोस्त, लेकिन यहाँ पे घुमरा दिया है, घुमरा साथी उड़ीसा से है मेरे दोस्त। कंफ्यूजन आपको नहीं होना साथी, घूमर जो होता है वो राजस्थान से होता है, घुमरा और उड़ीसा से होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। ब्रिटिश भारत में 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? बताइए साथी ब्रिटिश भारत में 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत किस देश के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? बताइए साथी। तो याद रखिए चीन देश का, ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 46 को। आरक्षित निधि अनुपात और मुद्रा आपूर्ति में किसका संबंध है? बताइए साथी आरक्षित निधि अनुपात और मुद्रा आपूर्ति में, तो साथी याद है कि एक नकारात्मक संबंध है। सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 47 को। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कितने महीनों तक नहीं होना चाहिए? संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच के अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कितने महीनों तक नहीं होना चाहिए? तो साथी याद रखिए 6 महीनों के बीच तक, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 48 को। निम्नलिखित में से किसकी गणना नगदी फसल के रूप में होती है? बताइए साथी किसकी गणना नगदी फसल के रूप में होती है? तो भाई देखिए कपास की होती है, जूट की होती है, चाय की होती है, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन, इनमें से सभी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त ये बात याद रखिएगा। चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? बताइए माजुली नदी द्वीप ये किस नदी में स्थित है? तो सर ये तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, यानी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हल करिए। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? बताइए साथी तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया या पाटलिपुत्र? तो सर जी पाटलिपुत्र में, यानी डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी तो भाई यह 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बताइए साथी आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? चलिए ईमानदारी के साथ बताइए। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा और आप पूरे 50 के 50 क्वेश्चन तैयार कर लिए होंगे, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आई होगी। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बताइए, जरूर बताइए साथी, क्योंकि साथी पहले तो प्रीवियस ईयर के हर एक क्वेश्चन को तैयार करना है, एनालिसिस करना है, डेली हम आपको साथी क्लास देने वाले हैं, इसलिए भाई आप नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथी शाम में 7 बजे एक नए क्लास के साथ, तो आप जरूर आइएगा। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।